हाय माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th यूपी बोर्ड। आज मैं आपको 2024 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं और मैंने सभी प्रश्नों के सामने उनके आंसर्स लिख दिए हैं, क्योंकि आंसर्स बहुत ही छोटे लिखे हैं, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से लिखना होगा, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है। सीबीएसई बोर्ड ही पेपर बनाता है और अब सीबीएसई बोर्ड उसी हिसाब से चेक करता है। तो आप पॉइंट वाइज अगर आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम आपको दिखा देते हैं कि मैंने आंसर को किस तरीके से देने की कोशिश की है। देखिए ये सब आंसर्स लिखे हुए हैं, आप देखते रहिए। इसी तरह इतने में ही आपको फुल नंबर मिलेंगे। आईपीएससी नेमिंग आया हुआ है, केमिस्ट्री है, ये देखिए, ठीक है, ये फिजिक्स है। देखिए सारे आंसर्स लिखे हैं मैंने ना यहीं पे। आप इसकी फ़ोटो कॉपी निकाल के और याद करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने सारा पेपर सॉल्व किया है ये यहाँ पे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बताते हैं पहले हम आपको कि हमारा पेपर है क्या। हमारा पेपर 2024 है और ये सेट हमारा IM है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को सॉल्व कर लें या एक एक करके चलते हैं। केमिस्ट्री का सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट कौन सा है, 1 मिनट। ये तो फिजिक्स का स्टार्ट हो गया, तो केमिस्ट्री का यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। बहुत ही आसान है केमिस्ट्री, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। ये आपको देखिए आईपीएससी नेम लिखने को आया है। आईपीएससी नेम बहुत ही आसान होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या है, नंबर ऑफ़ कार्बन्स गिनते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 3 कार्बन है। तो तीसरे नंबर पर जाइए, देखिए लिखा है यहाँ पे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ सबसे पहले प्रोपेन लिख दीजिए। और चूँकि यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है तो प्रोपेन से पहले यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रोमो। इसको ब्रोमो बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, कोई भी हो तो सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे ब्रोमो और फिर हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका नाम पूरा हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये इस ग्रुप में क्या है, COOH लगा है, COOH। देखिए यहाँ पे कहाँ पे COOH, ये रहा। तो इसका मतलब होता है ओइक लगेगा। तो सबसे पहले, और देखिए सबसे पहले देखिए ओइक यहाँ पे हमने लगा दिया है ये। और ये है क्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, यानी C गिनेंगे। कितने C हैं, 1 2 3। तो C देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, ये तीसरे नंबर पे क्या है, ये प्रोपेन। तो प्रोपेन प्लस ये जो COH है, इसका मतलब क्या होता है, ओइक। तो प्रोपेनोइक हो जाएगा ये आंसर। बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका प्रोपेनोइक हो जाएगा। अब आता है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वह क्रिया जिसमें कोई तत्व, कोई भी 2 तत्व आपस में मिलकर कोई एक सिंगल एटम बना लेते हैं। जैसे CaO + CO2 बराबर CaCO3। तो आपकी रिएक्शन 1 नंबर की है, 1 नंबर मिल गया। इसी तरह आपको देखिए यहाँ पे लिखा है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4, इसी तरह बेरियम सल्फेट BaSO4, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो आप देख रहे होंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसको आप बैलेंस कर दीजिएगा, इसको आप उतार लीजिए कॉपी पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन आया है, क्लास 8th में भी बच्चे कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूछा गया है, यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले आप इसको जानेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथे में 32 होते हैं। तो आपको जानना होगा कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो 11 को जब ब्रेक करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 2 8 1, ठीक है। अगर हम लोग क्लोरीन को ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, क्लोरीन का 17 नंबर होता है। क्या होता है, 17, राइट। तो 17 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 17, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी अम्लीय वर्षा, तन्यता और मिसेल। तो आप तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, धातु को पीट कर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आघात विवर्तता। यानी आघात माने चोट मारकर, ठीक है। तो हमारा हो गया ये आघात विवर्तता, ठीक है। और तन्यता किसे कहते हैं, ये तन्यता लिखा हुआ है। धातु को खींचने से उसके पतले तार अगर बनाए जा सकते हैं, यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है,
राइट, ये गुण तन्यता कहलाता है। अब आइए अगली तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? संक्षारण मतलब कोई अगर लोहे की रॉड है, अब वो नमी पा जाती है तो क्या होता है, उस पर एक भूरा रंग का पदार्थ जम जाता है, उसके क्षय को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। धातुओं का क्षय ही संक्षारण कहलाता है। इसके सुरक्षा के उपाय क्या हैं? दो, पेंट के द्वारा सही कर सकते हैं या फिर ऑयलिंग करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उष्मा, अगला क्वेश्चन है उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। उष्मा छोपी से क्या समझते हैं? तो हमने लिखा है यहाँ पे, उष्मा छोपी क्या चीज़ होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें क्रिया के बाद उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा छोपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CH4 + O2 बराबर CO2 और H2O। ठीक है, तो उष्मा उत्पन्न होती है इसके अंदर, यानी हीट। अगला देखते हैं उष्मा शोषी। उष्मा शोषी किसे कहते हैं? उष्मा शोषी का भी एग्जाम्पल देना है। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें क्रिया के समय उष्मा का शोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? शोषण हो जाता है। जैसे Hg + उष्मा बराबर शोषण हो जाता है, शोषित हो जाती है तो Hg बन जाता है O2 के साथ। ठीक है, ये आप रिएक्शन लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री का हो गया था। इधर बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा है, थायरॉक्सिन के वर्क क्या होते हैं, काम क्या है थायरॉक्सिन का, तो इसके कार्य क्या होते हैं? शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन आए लेकिन सब लंबे क्वेश्चन हैं इसमें। ये हृदय की संरचना आप लोग बना ही लेंगे। ठीक है, और अगर आपका एक क्वेश्चन और आया था, एक और भी आया था, ये न्यूरॉन, न्यूरॉन का भी क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, फिजिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देख लेते हैं। आपका थोड़ा समय भी हम बेकार नहीं करना चाहते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग फिजिक्स को, स्टार्टिंग से। ठीक है, फिजिक्स का खंड है हमारा ये वाला, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी हमारा खंड है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो मैंने देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मृगतृष्णा। पानी में जो रखा सिक्का होता है वो उभरा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उभरा दिखाई देता है। या पेंसिल भरे गिलास में अगर रखी हो तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। ये इसका उदाहरण है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेत्र दीर्घ दृष्टि दोष, बहुत ही अच्छा मैंने समझाया हुआ है। दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यानी इस रोग में जो रोगी होता है उसे दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने कारण भी लिख दिया, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा है। यानी वक्रता त्रिज्या, ये देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कम हो जाती है, यानी VT। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? VT लिख रखा है। VT मतलब कम, नीचे की तरफ एरो बनाया, और फोकस क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। और दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है GB का मतलब होता है गोलक का व्यास क्या होता है? कम हो जाता है। और लेंस और रेटिना के बीच में दूरी क्या हो जाती है? कम, यानी एरो जो नीचे बना है उन्हें कम हो जाती है। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसको कैसे सही कर सकते हैं? ठीक है, अगर यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, आप इसको कैसे सही कर, संशोधित कैसे कर सकते हैं? तो इस बीमारी को हम लोग उत्तल लेंस लगा के सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। बहुत ही सूत्र लिखना है मात्र। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है आपका सूत्र, ये 1/f = 1/v + 1/u। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है, दो उपयोग लिखिए। तो ट्रक, बस और मोटर कार्स में इसका ड्राइवर सीट के पास जो वो शीशा लगा होता है उसमें होता है ये। ठीक है, गलियों में जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें लगाने के काम आता है ये। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है नीचे वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा आप समझ के करिएगा। इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तल दर्पण जो होता है U हमेशा माइनस में रहता है। इधर मैंने लिखा हुआ है, आप देखिएगा, ये उत्तल दर्पण हमेशा U इसमें माइनस में होता है।
तो हमारे पास U जो है ये 30, ये माइनस में है, फोकस हमारा प्लस में रहेगा। और हम लेंस का फार्मूला होता है बीच में यहाँ पे, जहाँ पे प्लस था ऊपर वाले फार्मूले में, 1/f = 1/v - 1/u, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, इस फार्मूले में आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। बहुत ही प्यारा और फ्री का नंबर, कैसे? इसमें कोई लिखना ही नहीं होता। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है? तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। तो पहली बात तो वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी चुंबकत्व पे निर्भर करता है। करंट पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेंथ पे डिपेंड करता है, L है यहाँ पे, और साइन थीटा पे। तो यानी कुल मिला के ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो सब I पे डिपेंड करता है, B पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है और साइन थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देख लें। ये फ्री के नंबर हैं ये। और आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसे सभी बच्चों को करना चाहिए। इसमें पूछा है दाएं हाथ का नियम क्या होता है? ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? तो इसमें फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये है कि जब हम अपनी तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, यानी परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो अंगूठा क्या करेगा? अंगूठा देखिए क्या करेगा, चालक की गति को बताता है। तर्जनी क्या करेगी? नंबर 2 पॉइंट है ये, देखिए। ठीक है, तर्जनी दूसरा पॉइंट है। तर्जनी क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? ये तीसरा पॉइंट है, मध्यमा जो उंगली होती है, मध्यमा, ये धारा को बताती है। तो ये हमारा दाहिने हाथ का नियम हो गया। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, न्यूमेरिकल में जब भी कभी ये न्यूमेरिकल आएगा, इससे आसान कोई न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर नीचे हैं, ये देखिए ऊपर नीचे जो है ये क्या है? ये पैरेलल में है, यानी इसके लिए हम लोग इसको क्या कैसे प्लस करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे 1/4 + 1/4, इसको भी लिख देंगे 1/10 + 1/10। देखिए नीचे की तरफ, ये देखिए, ये दोनों हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने 1/4 + 1/4 किया है, दूसरे में हम लोगों ने ये 1/10 लिखा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों का जो आंसर आएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में जुड़ जाएगा। देखिए ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए तीसरा पॉइंट, ये देखिए हमने जोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये भी पूछा है कि जो 5 ये जो है 5 ओम, इसके अंदर जो है कितना वोल्टेज होगा? तो यहाँ पे देखिए V = IR लिख दिया है मैंने। और I जो हमारा कितना बह रहा था, I हमारा कितना निकला था? I हमारा ये निकला है, सॉरी ये नहीं है, I हमारा कहीं पे आया था, देखिए, सॉरी, I हमारा ये निकला है, I हमारा दिया है शायद, एक मिनट, I सॉरी ये निकला है, हुआ I ये निकला हुआ है, देखिए ये हमारा I निकला हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इस फार्मूले में रख दिया, हमारा आंसर आ गया है बहुत आसानी से। ठीक है, ये हम बोर्ड पे बताएंगे, इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इतना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ये वैद्युत परिपथ में फ्यूज़ का महत्व क्या होता है? फ्यूज़ का महत्व क्या होता है? फ्यूज़ क्या करता है? जब लाइट कोई ज़्यादा तेज़ी से आ जाती है तो क्या करता है? उसे रोक लेता है, खुद पिघल जाता है और पूरी वायरिंग को बचा लेता है। तो फ्यूज़ का काम है सुरक्षा प्रदान करना, सर्किट को सुरक्षा प्रदान करना। इसमें आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी मकान में अधिभार P वाट है, यानी ये P इतने वाट 2200 वाट और इतने वोल्ट पर जो है इसकी आपूर्ति होती है, तो अनुमतांक क्या होगा? तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, पता है आपको? ये हमने लगा रखा है इसका सवाल, ये देखिए, कुछ करना ही नहीं है। I = P/V लिख के दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और पूछी है, आपको बता देना चाहते हैं। ये पूछा है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है?
तो आपको बता दें ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh यानी किलोवाट आवर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट आवर होता है। अब आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है जो कोई भी बच्चा कर सकता है कि घरेलू परिपथ में तारों के नाम और उनके रंग बताइए। रंग, तो रंग कैसे हैं देखिए, एक होता है जीवित तार जिसका कलर होता है लाल, एक होता है भूसंपर्की तार उसका हरा होता है, एक होता है उदासीन तार वो होता है काला या भूरा। तो बस आपको 2 नंबर पक्के मिल जाते हैं इसी तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम ये समझा चुके हैं आपको। ठीक है, तो हम आपको अब 1 वर्ड की तरफ ले जा रहे हैं। फिजिक्स हो गई हमारी, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी भी हो गई थी। अब 1 वर्ड की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखिए, ये विकल्पी क्वेश्चंस हैं ये। अब ये विकल्पी क्वेश्चंस को भी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आया है, किसी अवतल दर्पण आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, तो वो कहाँ पर परिच्छेदन करती है? वक्रता केंद्र पर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। एक लेंस उसका आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण पे। दूसरा क्वेश्चन है, नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, किसमें परिवर्तन किया जा सकता है? पुतली में, परितारिका में। किसमें? पुतली को बोलते हैं आइरिस। क्या होता है? इंग्लिश में आइरिस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वच्छ आकाश में नीले रंग के लिए प्रकाशीय घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। विद्युत बल्ब पर, यह क्वेश्चन ही बहुत ही प्यारा आया हुआ है, हमने लिखा भी है। अगर किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है तो फिलामेंट का प्रतिरोध बताइए। तो आप जाने के ये होता है R, ये होता है V वोल्ट वाला। ठीक है, और ये होता है वाट का मतलब P। जहाँ पे P, V और R तीनों हों तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है, ये फार्मूला आप इसमें रख दीजिए। V की जगह V रख दीजिए, P की जगह P रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये आंसर हमारा आया है 110। ठीक है, तो देखिए 110 किस में है? ये आया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल आया था। हम ऐसे नहीं बता देंगे कि इसका आंसर ये टिक कर दीजिए, आपको समझाएंगे ज़रूर। तो जिस पे ये एरो बना होता है इस तरीके से, देखिए बना हुआ है, इस तरीके से बना है यहाँ पे। ये हमेशा क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज, यानी परिवर्तन, परिवर्ती प्रतिरोध। और जहाँ पे अमीटर लिखा हुआ है A, तो ये आपका आंसर आ गया। और जहाँ पे ये है वो यानी क्रॉस तार हो गया, तार क्रॉसिंग। और जहाँ पे ये है इस तरीके से चिन्ह बना होता है इस तरीके का, ये हमेशा क्या होता है? ये बैटरी होती है। क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो आपका पहला आंसर सही है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रतापूर्व लटकाने पर वह सदैव स्थिर रहती है, कहाँ? उत्तर दक्षिण में। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभाग 2। ये भी कौन सी धातु ठोस नहीं होती, ठोस अवस्था में नहीं होती? वो है पारा। अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया से प्राप्त होता है, किसके? क्या प्राप्त होता है? उससे क्या होता है? अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या होता है? लवण और जल प्राप्त होते हैं। ये हमेशा फार्मूला याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताना है इसमें ये जो रिएक्शन दी है 10th में, ये जो रिएक्शन दी है आपको, ये क्या शो करती है? जब ये चीज़ें आपस में, देखिए यहाँ पे सिंगल एटम था
और ये 2 भागों में बट गया यहाँ पे आके, तो इसको क्या कहेंगे, अपघटन। ठीक है, या फिर इसको उष्मीय वियोचन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उष्मा लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, दोनों नामों से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। श्रृंखलन में गुण जो है किस परमाणु में पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण यानी श्रृंखला बनाने में कौन सा काम आता है? तो ये है कार्बन। ध्यान रखना, ये देखिए कार्बन, CC की चेन बनती है हमेशा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, हमने बहुत ही अच्छा समझाया है एल्केन। अगर चाहें तो हम वीडियो बना देंगे आपको अलग से। ये देखिए यहाँ पे पूछा है एल्काइन। एल्काइन का मतलब होता है ये देखिए, एल्काइन में 3 बॉन्ड हैं, ये देखिए यहाँ पे है ना, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं। ठीक है, अगर 2 लगे होते ये तो ये होता हमारा एल्कीन, अगर सिंगल लगा होता तो हमारा होता है ये एल्केन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एल्काइन पूछा गया तो हमारा आंसर ये सही है। ठीक है, सब कुछ लिख दिया। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई फार्मूला भी पूछ सकता है अगले एग्ज़ाम में, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। तो अगर आपको फार्मूला पूछता है, अगर आपसे फार्मूला पूछे और पूछे कि भैया एल्केन का फार्मूला क्या है, तो आप ये लिख देंगे CnH2n+2। एल्कीन का पूछे तो आप ये CnH2n लिख देंगे। एल्काइन का पूछे तो आप CnH2n-2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये बीच वाला याद कर लीजिए, -2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा, अगर +2 लगा देंगे इसमें तो एल्केन हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछा सकता नहीं है, पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है ईंधन और औषधि के रूप में कौन है? तो ये है एथेनॉल। हालांकि बहुत से टीचर्स आपको एथेन बताएंगे, लेकिन ये एथेन तब सही माना जाता है जब खाली ईंधन पूछा जाए, इसलिए ये गलत है। ईंधन प्लस औषधि ये दोनों एक साथ मिला के पूछेगा तो आपका आंसर ये माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आया। ये हमारा भाग आ गया ग्रुप C यानी 3rd। तो यानी गुर्दा जो है उसकी इकाई, गुर्दे की इकाई, जहाँ गुर्दे की बात आए वहाँ पे हमेशा नेफ्रॉन लगा दीजिएगा, आंसर ये हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स यानी पानी और लवणों को पौधों तक पहुंचाना होता है। लेकिन अगर पूछे ये, ठीक है, अगर ये आपसे क्वेश्चन ये पूछता है फ्लोएम के बारे में, अगर पूछे भोजन का वाहन, अगर ये पूछे तुमसे क्वेश्चन, तो इसके लिए क्या लिखोगे? फ्लोएम लिखोगे। क्या लिखोगे? ये आपको यहाँ पे लिख के दिया है मैंने। ठीक है, फ्लोएम ये चीज़ इसका काम होता है। अगला चलते हैं। ठीक है, स्वपोषण के लिए क्या आवश्यकता है? स्वपोषण यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसके लिए आवश्यकता क्या है? किसकी आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की भी है, सूर्य के प्रकाश की भी है, क्लोरीन की भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा सभी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो केंद्रक के भाग, सॉरी ये नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे चलते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के उत्पादन के लिए नहीं किया था, उन्होंने मटर बेचनी नहीं थी वहाँ पे, ये उन्होंने इनके गुणों का अध्ययन करने के लिए किया था। ध्यान रखना, इस घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है। दूसरी बात, अगर आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल का प्रयोग जो है पौधे पर, किस पौधे पर था, तो एक है उद्यान मटर और एक है मीठी मटर। तो मीठी मटर का आंसर जो है क्रॉस हो जाएगा और उद्यान मटर सही माना जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत क्षरण जो है उसका मुख्य पदार्थ क्या है? यह है CFC। क्या है ये? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म भी आता है। आगे चलते हैं। आहार श्रृंखला के निर्माण में कौन शामिल है? तो देखिए, घास को बकरी खाती है और बकरी को आदमी खाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? तो ये आंसर हमारा सही है। आगे चलते हैं। आगे सब पढ़ा चुके हैं हम आपको। ठीक है, अभी हम आपको करवा चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो कैसा लगा है? आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पर विजिट करिए और हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने कहीं सीखी नहीं होंगी। ठीक है,
तो मैं समझता हूँ कि ये आपको मेरा समझाना बहुत ही पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। अगर जो कहेंगे तो हम डिटेल में वीडियो न्यूमेरिकल्स की बना देंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, आप लोग डरें मत, हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। हालांकि मेरी थोड़ी हिंदी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, इसलिए जो है दिक्कत आ जाती है हमको। थैंक्स अ लॉट। आप सभी को बहुत शुभकामनाएँ।